हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो जो आज का आपका सेशन होने वाला है वह क्या होगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी हमने आपको बताया था कि हम लोग यूपीएससी 2026 के लिए क्या कर रहे हैं, अपना तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम आपको कंप्लीट जियोग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करेंगे, आपका मतलब हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जो आपका पॉलिटी का जो फर्स्ट क्लास है वह क्या होने वाला है, यानी हम लोग पॉलिटी में अपने एम लक्ष्मीकांत बुक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और उसमें जितनी भी सारी हमारे बातें बताई गई है, मतलब जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जो आपके एम लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है वह क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक बार सभी लोग आप लोग जाकर क्या कीजिएगा, अपने एम लक्ष्मीकांत बुक में सिलेबस को देख लीजिएगा कि क्या क्या हमारा सिलेबस है, और उस सारे सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता क्या है, इसमें हमें क्या चीजें पढ़ना है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां से क्या हुआ है कि हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता क्या है, यानी व्हाट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाट इज हिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि इसके बारे में हमें इतना अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पहले रूल किया करते थे, यानी भारत पर अंग्रेजों का क्या था, कब्जा था। तो भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे यहाँ पर ब्रिटेन से क्या आता था, कानून बनकर आता था। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह शुरुआत में क्या करती है, व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। लेकिन वह जैसे भारत में आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वह अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यानी लाभ कमाने के लिए वह किसी भी काम को करने के लिए क्या हो जाती है, राजी हो जाती है। और वह क्या करती है, फिर धीरे धीरे हमारे भारत के क्षेत्रों को क्या करती है, उस पर कब्जा करते जाती है और वहां पे अपना रूल स्टार्ट कर देती है। तो हम आपको बता दें कि उसी के लिए, यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब ट्रेड करती है, तो ब्रिटेन से कानून बनकर आता है कि ये जो कंपनी है ज्यादा अपना मनमानी ना कर सके, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या करें, ब्रिटेन से कुछ कानून बनाकर भेजेंगे, और इसी कानून के अनुसार क्या होगा, उस कंपनी को भारत में रूल करना होगा। जैसे आपके घर में रेगुलेटर होता होगा, सिलेंडर में हम लोग देखते हैं, जैसे रेगुलेटर को ऊपर करते हैं यानी ऑन करते हैं तो गैस हमारा जलता है, जैसे ऑफ करते हैं तो गैस हमारा नहीं जलता है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जो कि भारत में रूल कर रही थी, उसी को रेगुलेट करने के लिए क्या होता था, हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कि कुछ कानून बनकर आते थे, और उसी को अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर 1781 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर आपका ऐसे करके देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1781 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर 1784 का, और फिर आपके 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे। यानी 1700 में हमें इतने सारे अधिनियम को पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं अपने 1800 ईस्वी में, तो 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे, 1833 का अधिनियम पढ़ेंगे, 1853 का, और ये जो हमारा 1853 का अधिनियम था वह लास्ट चार्टर था। चार्टर का मतलब क्या, वो सारी बातें बताएंगे। फिर हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम, आपके फिर 1861 का आ जाएगा भारत शासन अधिनियम, फिर आपके 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट हमारा 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके बारे में हमें क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं
कि आपके 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें क्या क्या ब्रिटेन से हमारे कानून बनकर आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, आपको लिखना है और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो अब आपको सारे जितने भी हमारे एक्ट है इनके प्रोविजन के बारे में जानना है और इनके प्रोविजन से हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके क्या क्या प्रोविजन बनाए गए थे, उन सारे प्रोविजन को क्या करेंगे हम यहाँ पर अपने क्लास में लिखेंगे कि आखिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें बताई गई थी, ठीक है। तो देखिए हम आपको पहला बात बता रहे हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया था। जो पहली बात है, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, आप लोग को भी नोट्स बनाते हुए चलना है, पहले लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत समझना है, इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त कर दिया गया तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त कर दिया गया, मान्यता प्राप्त कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया। यानी जो हमने आपको पहला बात बताया, क्या बताया कि आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहली बात बताई गई वह क्या बताया गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, मान्यता प्राप्त कर दिया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस लाइन को समझना है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में क्या होती है, भारत में आती है। तो जब यह भारत में 1600 ईस्वी में आती है तो केवल और केवल क्या करती है, व्यापार करती है। यानी 1600 ईस्वी से लेके 1764 तक केवल यह व्यापार करती है। लेकिन 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 1765 से क्या करती है, यह भारत में रूल स्टार्ट कर देती है। तो जब यह भारत में रूल स्टार्ट करती है तो अब इसके क्या करना होगा, प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को क्या करना होगा, मान्यता प्राप्त देना होगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटेन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मान्यता दिया गया था तभी वह भारत में आके व्यापार करती है। तो उसी तरह वह अब क्या कर रही है, 1765 में जब उसको बंगाल क्षेत्र मिल जाता है वहां पे अपना रूल स्टार्ट करती है, तो उसके रूल को रिकॉग्नाइज करना तो जरूरी है ना भाई। तो वही ब्रिटेन से एक कानून बनकर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, इसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया जाता है, मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है कि ठीक है आप अब क्या कीजिए, भारत में अपना रूल स्टार्ट कर दीजिए। तो ये पहला बात है जो कि आपको याद रखना है कि इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, इसके प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वह केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी। अब इसके सेकंड प्रोविजन को देखना है, इसका दूसरा प्रावधान क्या था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे और क्यों किया गया। तो देखिए पहले लिखना है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो आपका पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम मैं चाहूंगी कि आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग था। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वारेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग।
अब थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, आपको ऐसे याद करना होगा। तो देखिए हुआ क्या कि आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ भारत में क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स अपना रूल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आखिर क्यों बंगाल के ही गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और किसी प्रेसिडेंसी को क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि जब हमारे यहाँ भारत में, यानी देखिए जब भारत में ब्रिटिशर्स रूल स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने किया था कि तीन उन्होंने प्रेसिडेंसी को बनाया था। तीन प्रेसिडेंसी कौन था, एक आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, और दूसरा आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था, और आपका तीसरा क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी। जो आपका पहले का बंगाल हुआ करता था वह आपके बिहार, उड़ीसा और पूरे बंगाल वाला क्षेत्र हुआ करता था। तो उस समय का जो बंगाल हुआ था, मतलब हुआ करता था, वह क्या हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। तो जो बंगाल के हमारे गवर्नर हुआ करते थे वह क्या थे, थोड़ा सा शक्तिशाली हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ से उन्हें क्या होता था, ज्यादा धन यानी राजस्व का क्या होता था, प्राप्ति हुआ करता था। तो इसीलिए हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इस हमारे बंगाल के गवर्नर को ही क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और क्या किया, और जो आपका बॉम्बे है और जो मद्रास है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो हमारे गवर्नर थे, उन गवर्नर को क्या कर दिया गया, इसके अंतर्गत कर दिया गया। किसके, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी अगली बात है वह क्या लिखना है कि इस एक्ट के तहत बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। अंडर में कर दिया गया। मेरे साथ में क्या करना है, प्यारा सा नोट्स बनाते हुए चलना है। शॉर्ट नोट्स हम आपको क्या करें, प्रोवाइड करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप लोग नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो टेलीग्राम से आपको क्या करना है, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि इस एक्ट के तहत बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के हमारे गवर्नर थे, उनको क्या कर दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया, यानी अंडर में कर दिया गया। और फिर क्या किया गया, और फिर अगला बात क्या बताया गया, इस एक्ट के तहत हमारे भारत में केंद्रीय व्यवस्था का नींव रखा गया। केंद्रीय व्यवस्था का मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा कि जो हमारा कंट्रोल है वह किसी एक जगह से हो रहा है। तो आपने देखा भी कि जो हमारा सारा पावर है वह किसको दे दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। क्यों, क्योंकि जो हमारे बॉम्बे है और जो मद्रास है, इस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी किसके अंतर्गत कर दिया गया, तो इस हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग साफ क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, केंद्रीय व्यवस्था का क्या हो रहा है, नींव पड़ रहा है। तो अगला बात लिखना है कि इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय व्यवस्था का नींव रखा गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, भारत में केंद्रीय व्यवस्था का नींव रखा गया। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर है उसको हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत में कर दिया, यानी जो सारा पावर का कंट्रोल है वह कहाँ से होगा, तो आपके बंगाल से होगा। फिर इसके तहत क्या किया जाता है,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है, आपके 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कोलकाता में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, किस एक्ट के तहत, तो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया। ठीक है, अब इसके तहत और एक आपका प्रोविजन किया गया था, उसको याद रखना है। वो हमारा प्रोविजन क्या था कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो हमारा कंपनी का जो पर्सनल ट्रेड था, यानी जो आपका निजी व्यापार था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब कंपनी के कुछ कर्मचारी थे जो कि अपना पर्सनल ट्रेड में लगे थे, तो वह हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उसे कम वैल्यू करते थे। और वह क्या करते थे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सामान है जहाजों पर लाद लाद के मतलब भेजा जाता था ब्रिटेन में, तो वो जो दूसरा कर्मचारी था वह अपना सामान यानी पर्सनल सामान क्या करता था, उस जहाजों पर मतलब कि भर देता था और वहां पर ब्रिटेन में ले जाके अपना पर्सनल ट्रेड करने लगा था। तो इसलिए क्या करते थे ना वो कि हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ट्रेड को कम वैल्यू करते थे। तो पता चला कि ऐसे तो हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह घाटे में चली जाएगी। इसलिए इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी का जो पर्सनल ट्रेड था यानी जो निजी व्यापार था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखिएगा, इस एक्ट के तहत कंपनी के पर्सनल ट्रेड यानी निजी व्यापार को, पर्सनल ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। अब आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बस इतने ही प्रोविजन को आपको याद रखना है, जो कि 2-3 क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला बात आपको क्या याद रखना है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त कर दिया गया। फिर क्या किया जाता है, ये जो बात हमने लिखवाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो किसके तहत, आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर हमने क्या बताया, और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग था। फिर हमने बताया कि इस एक्ट के तहत बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के जो हमारे गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया जाता है और इसी के तहत भारत में केंद्रीय व्यवस्था का नींव रखा गया। फिर हमने क्या बताया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और जो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था उसका क्षेत्र क्या था, केवल कोलकाता तक ही क्या था, सीमित था। फिर हमने क्या बताया, इस एक्ट के तहत कंपनी के पर्सनल ट्रेड यानी निजी व्यापार को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 1781 के अधिनियम पे। 1781 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब 1781 का अधिनियम लाया क्यों गया, तो आपके 1773 का जो एक्ट आया था उसके कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, 1781 का अधिनियम लाया गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा, 1781 का अधिनियम, ठीक है, 1781 का अधिनियम। तो इसको क्यों लाया गया, तो आपको लिखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, 1773 के रेगुलेटिंग
एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। ठीक है, इसको लाया गया। ठीक है, लाया गया। यानी कोई भी काम क्यों किया जाता है, जब पहले काम में क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तभी आपका दूसरा अधिनियम बनकर आता है। तो उसी तरह आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया जाता है, आपके 1781 का अधिनियम लाया जाता है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, इससे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। इससे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। ठीक है, इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। अब इसके क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, उस प्रोविजन को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है। तो देखिए, 1781 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि कौन कौन सा विषय आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्या होगा, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। यानी ऐसे कौन से मुद्दा होंगे या सब्जेक्ट होंगे जिनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है, तो आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और ऐसे कौन से विषय हैं जिनकी सुनवाई आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है, तो वही प्रावधान आपके 1781 के अधिनियम में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखिए आप लोग कि इसके तहत यह प्रावधान किया गया, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कौन सा विषय कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो अब हमें वही बात देखना है कि मैम कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सुनवाई कहाँ हो सकती थी, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी, और क्या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सुनवाई आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी, उसी को देखना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट को बनाएंगे। ये आपका हो जाता है क्या, तो कोलकाता, यहाँ पे मैं व्हाइट ले लेती हूँ। ठीक है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनकी सुनवाई आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी। देखिए, तो उन सब्जेक्ट्स को हमें देखना है। तो जो आपके कंपनी के कर्मचारी थे और जो सेवक थे, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में रूल कर रही थी, तो अपने कुछ ना कुछ तो कर्मचारी को लेकर आएगी ही आएगी। तो जो उसके कर्मचारी थे, तो वो कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी की गई कार्यवाही के लिए क्या थे, इस न्यायालय के प्रति क्या थे, वह जिम्मेदार नहीं थे। मतलब वो कोई भी कार्य कर सकते थे, भारत के लोगों का शोषण कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उनकी सुनवाई कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तुमको जो करना है जाओ करो, हम तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं करेंगे और ना तुम्हारी केस की सुनवाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है कि इसके, तो लिखिए, मतलब लिखना है कि कौन सा विषय कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं था। तो लिखिए, कंपनी के सेवक या आप कर्मचारी भी लिख सकते हैं, सेवक या कर्मचारी को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही को
इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, ठीक है, बाहर रखा गया। यानी जो कर्मचारी है या सेवक है कुछ भी काम करे, वो भूकंप ला दे, भूकंप तो वो ला नहीं सकता है, मतलब कुछ भी आग लगा दे या कुछ भी कर दे, लेकिन उसकी सुनवाई या उसके खिलाफ कोई भी जो दंडकारी या कानूनी प्रक्रिया है वह कोलकाता सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। और दूसरा बात क्या आ सकता है, मतलब आएगा, आपका जो गवर्नर जनरल था, यानी जो गवर्नर जनरल हमारे भारत में जो भी काम करते थे, उनकी भी सुनवाई कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और जो हमारा राजस्व हुआ करता था, रेवेन्यू यानी टैक्स, उसको भी क्या किया गया था, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। यानी जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह हमारे भारत के लोगों पे कितना भी कर चाहती तो वो लगा सकती थी, और करों को वसूलने के लिए वो बहुत से मतलब बोल सकते हैं कि अत्याचारी कदम उठाया करती थी। तो उसकी जो सुनवाई है या उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई है वह हमारे क्या हो सकती थी, तो आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी। तो क्या हो गया, गवर्नर जनरल और जो आपका राजस्व होता है, राजस्व को भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, ठीक है। अब इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते थे उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत केवल कोलकाता के जो हमारे स्थानीय लोग हुआ करते थे वही क्या हुआ करते थे, इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आया करते थे। तो यहाँ पे लिखना है कि इसके अंतर्गत, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, इसके अंतर्गत केवल कोलकाता के स्थानीय लोग आया करते थे। यानी स्थानीय लोगों की सुनवाई केवल क्या हो सकती थी, तो आपके कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। बाकी जो मेन मुद्दा था वह तो इसके क्षेत्राधिकार से क्या था, बाहर रखा गया था। तो आपके 1781 के अधिनियम में यही प्रावधान किया गया था, और इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और थोड़ा सा शॉर्ट्स नोट्स बनाते हुए चलना है। अभी आपको एक प्रॉब्लम सा लगेगा कि हमें नोट्स बनाना पड़ रहा है, इतने सारे नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो आपका ये नोट्स है वो आपके तैयारी को बहुत आसान भी कर सकता है, क्योंकि आपको मेंस में भी तो क्या करना रहता है, आंसर राइटिंग करना रहता है, और जब आप लिखेंगे तो आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस भी बनेगी, ठीक है। ये नहीं है कि बस ऑब्जेक्टिव से हमें एग्जाम निकल जाता, तो मैं इतना करवाती भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब 1781 का अधिनियम क्या कहता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया, और फिर हमने क्या कहा, इसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्यों, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कौन सा विषय कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी सुनवाई कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। तो हमने क्या कहा, कंपनी के सेवक या कर्मचारी को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। फिर गवर्नर जनरल और राजस्व को भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। फिर हमने क्या कहा कि इसके अंतर्गत केवल कोलकाता के स्थानीय लोग आया करते थे, यानी कोलकाता के जो भी स्थानीय लोकल पीपल हुआ करते थे उनकी सुनवाई यहाँ पे हो सकती थी केवल, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने 1784 के अधिनियम पे। आपका 1784 का अधिनियम क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखना है हमारा 1784 का अधिनियम, ठीक है। तो देखिए अब आपका 1784 का अधिनियम क्या कहता है, उसे थोड़ा सा एक बार आपको क्या करना है, समझना है।
कि 1784 का अधिनियम क्या कहता है। तो हम आपको शुरू में ही क्या बताएं कि जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, लेकिन वह फिर बाद में क्या करती है कि वह अपना उद्देश्य भूल जाती है और वह क्या करने लगती है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यानी लाभ कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगती है, भारत के लोगों का शोषण करने लगती है। तो देखा गया यानी जो ब्रिटेन में बैठा था राजा, उसने देखा कि अगर ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों का शोषण किया जाएगा तो कहीं ज्यादा बवाल ना हो जाए। तो इसलिए कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया गया कि दो बोर्ड बनाए गए। आपके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और दूसरा क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इसके तहत शक्तियों को क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। अभी हम आपको एक बार लिख रहे हैं फिर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कंपनी के भ्रष्टाचार को, यानी जो भ्रष्टाचार कर रही थी कंपनी, इस एक्ट के तहत कंपनी के भ्रष्टाचार 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 को कम करने के लिए, कम करने के लिए दो बोर्ड बनाए गए, के लिए दो आपके बोर्ड बनाए गए, बोर्ड बनाए गए, ठीक है। एक क्या था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा क्या था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी देखिए जब मैं दो बोर्ड की बात कर रही हूं तो दो बोर्ड हमें भी यहाँ पे अपना बना लेना है। एक बोर्ड का नाम क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर साहब। और एक बोर्ड का क्या नाम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक मिनट सेल चेंज कर ले। तो हमने क्या कहा कि आपके 1784 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका कंपनी, इस एक्ट के तहत कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे लिख लेना है, कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को, यहाँ पे एक बात छूट गया है बस आप लोग लिख लीजिए, कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया तथा दो बोर्ड बनाए गए, तो जब दो आपका बोर्ड बनाया जाता है तो जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसे क्या किया गया, इसे बोला गया कि तुम क्या करोगे, केवल व्यापारिक कार्यों को ही देखोगे। तो इसे केवल व्यापारिक कार्यों को देखने को बोला गया, कार्यों को देखने को बोला गया। यानी जो आपका पहले क्या हुआ करता था ना कि जो व्यापारिक कार्य था, प्रशासनिक कार्य था, राजनीतिक कार्य था, सैन्य कार्य था, वह केवल एक व्यक्ति ही देखा करता था, जिससे क्या हुआ करता था कि जो भ्रष्टाचार था वो बड़े लेवल पर हुआ करता था। लेकिन 1784 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया और आपके दो बोर्ड बनाए गए, एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वह व्यक्ति आपके भारत में ही बैठा करता था और यह आपके भारत के व्यापारिक कार्यों को क्या करता था, देखने का काम करता था। और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था यह आपके ब्रिटेन में बैठता था और यह क्या करता था, तो आपके भारत के राजनीतिक और सैन्य कार्यों को क्या करता था, देखा करता था। तो यहाँ पे लिखना है
कि यह राजनीतिक 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 तथा सैन्य कार्यों को देखता था। सैन्य कार्यों को देखता था को देखता था। तो इसके तहत क्या होता है कि थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार था वह क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यह केवल व्यापारिक कार्यों को देख रहा है और इसके पास राजनीतिक और सैन्य कार्य यानी जो मिलिट्री था और जो आपका पॉलिटिकल पावर था वह किसके पास था, तो इसके पास था, कंट्रोलर के पास। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बैठता कहाँ था, तो आपके ब्रिटेन में बैठा करता था। तो इसके तहत हम लोग क्या देखते हैं कि आपके भारत में क्या होता है, द्वैध शासन प्रणाली की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। द्वैध का मतलब क्या हो गया कि जो पावर है किसी एक के हाथ में नहीं है, अब दो लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके तहत भारत में, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसके तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 1784 का अधिनियम। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत दो व्यक्तियों को कार्य सौंप दिया जाता है कि तुम क्या करो, केवल व्यापारिक कार्य को देखो, मतलब देखो, और तुम राजनीतिक और सैन्य कार्य को देखो। और पहले क्या हुआ करता था, ये सारा जो कार्य था कोई एक ही व्यक्ति देखा करता था। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि दो व्यक्ति के हाथ में शासन आ गया, तो इसलिए हमने क्या कहा कि इस एक्ट के तहत आपके द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। तो ये है आपका 1784 का अधिनियम। अब आते हैं हम लोग 1786 के अधिनियम पे। 1786 का अधिनियम क्या कहता है, तो देखिए 1786 का अधिनियम, देखिए इसके तहत क्या किया गया कि कभी कभी होता क्या ना था कि ये दोनों ना किसी निर्णय को लेकर ये दोनों आपस में लड़ जाते थे। ये बोलता था कि नहीं ये वाला कानून लागू होना चाहिए, और ये बोलता था कि नहीं ये कानून लागू होना चाहिए। किसके समक्ष, तो गवर्नर जनरल के समक्ष। तो अब क्या किया गया, इनके समस्याओं को कम करने के लिए, यानी झगड़ा को कम करने के लिए अब गवर्नर जनरल को यह पावर दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने काउंसिल के सदस्यों का जो कोई भी बात है वह किसी परिस्थितियों में आप नहीं भी मान सकते हैं। यानी गवर्नर जनरल को एक तरह से क्या दे दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया कि आप उनके निर्णयों को मानने के लिए क्या है, एकदम बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है कि इसके तहत गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के सदस्यों का, अपने काउंसिल के सदस्यों का किसी विशेष परिस्थिति में उनके निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया गया। किसी विशेष परिस्थिति में उनके निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया गया। न मानने का, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं वीटो पावर दिया गया। ठीक है, न मानने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 1786 का अधिनियम। ये अब हमारा हो जाता है 1700 जो वाला 1700 जो ईस्वी था वह आपका समाप्त। अब हम लोग आते हैं अपने 1800 ईस्वी वाले पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1813 का अधिनियम। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1813 का अधिनियम। तो देखिए
अब आपके 1813 के अधिनियम के क्या क्या प्रोविजन थे उसको देखना है। तो आपको पता होगा कि शुरुआत में जब हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वह क्या करती है, ब्रिटेन से एक परमिशन लेके आती है। कैसा परमिशन? तो वह ऐसा परमिशन लेके आती है कि भारत में केवल और केवल क्या करेंगे, हम ही व्यापार करेंगे। ब्रिटेन से कोई और दूसरी कंपनी क्या करेगी, आके भारत में व्यापार नहीं करेगी। उसी को हमने क्या कहा था, व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली। जैसे ब्रिटेन की एक ही कंपनी आके भारत को लूट रही है, व्यापार कर रही है, करते जा रही है, और ब्रिटेन से दूसरी कंपनी आके भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के राजा को महसूस हुआ कि जो कंपनी है वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के राजा से। तो और बोला गया कि कंपनी के यानी इसके कंपटीशन को कम करने के लिए, यानी इसके व्यापार को कम करने के लिए हमारे ब्रिटेन से और सारी कंपनी को क्या किया गया, भारत में भेजा गया कि जाइए आप भी व्यापार कीजिए भारत में। लेकिन दो चीजों को छोड़कर क्या क्या चीज था अभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि इसके तहत इसके तहत इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी हमने क्या कहा कि इसके तहत क्या किया जाता है, आपके 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी जो उसका ट्रेड मोनोपोली था उसे आंशिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से नहीं समाप्त किया जाता है। वो भी बताएंगे किस एक्ट के तहत पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। अभी आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी जो चाय था और जो चीन के साथ में व्यापार था उस पर इनका क्या था, अभी भी मोनोपोली मतलब एकाधिकार था। चाय का व्यापार केवल ब्रिटिशर्स कर सकते थे, और चीन के साथ, जो आपने सुना होगा कि चीन से ये लोग क्या करते थे, अफीम का यानी ओपियम का क्या करते थे, ज्यादा व्यापार करते थे। तो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था केवल यही कर सकते थे, ब्रिटेन का और कोई कंपनी नहीं कर सकता था। तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया। और जो दूसरा प्रावधान किया गया था वह क्या किया गया था कि जो हमारे ईसाई मिशनरी थे, यानी जो क्रिश्चियन लोग थे, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में क्या कर दिया गया, अनुमति दे दिया गया कि आप लोग आइए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति दे दिया गया, अनुमति दे दिया गया। यानी जो क्रिश्चियन लोग थे उनको बोला गया कि आप क्या कर सकते हैं, तो भारत में क्या कर सकते हैं, अपने धर्म यानी ईसाई धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत, तो आपके 1813 के अधिनियम के तहत। और जो इसका सेकंड प्रोविजन था, यानी जो थर्ड प्रोविजन था, वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी भारत में क्या किया था, क्षेत्रों पर कब्जा किया था, उस क्षेत्र पर क्या कर दिया गया, आपके ब्रिटेन के राजा की क्या कर दी गई, संप्रभुता स्थापित कर दी गई। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अब जो ब्रिटेन का राजा है भारत में उस क्षेत्र पर क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वह किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा, यानी उसका मन जो करे वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके तहत
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ब्रिटेन के राजा का संप्रभुता स्थापित कर दिया गया। यानी आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत भारत में शासित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित कर दिया गया था, तो आपका हो जाएगा 1813 का अधिनियम। और इसका एक लास्ट प्रोविजन है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो हमारे स्थानीय राजा हुआ करते थे उनको भी क्या कर दिया गया, टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पे लिखना है, इस एक्ट के तहत स्थानीय राजाओं को भी टैक्स लगाने का अनुमति दे दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 1813 का अधिनियम के कुछ प्रोविजन, जो कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने 1833 के अधिनियम पे कि 1833 का अधिनियम हमारा क्या बोलता है। 1833 का अधिनियम, तो इसमें भी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको क्या करना है, आपको याद रखना है। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे लिखना है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस एक्ट के तहत हमारे यहाँ भारत में यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो किस एक्ट के तहत, आपके 1833 के अधिनियम के तहत। और इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत आपके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखिएगा, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक, उस समय हमने क्या देखा था कि चाय और चीन के साथ केवल हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकता है, लेकिन इसके तहत क्या कर दिया गया, उसको भी समाप्त कर दिया गया कि चीन और चाय के साथ केवल तुम ही नहीं व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। अब और इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारे बॉम्बे था और जो आपका मद्रास था, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के हमारे जो गवर्नर हुआ करते थे उनको विधायी शक्ति से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है कि जो वह कानून बना सकते थे अपने प्रेसिडेंसी के लिए, तो वह अब कानून नहीं बनाएंगे। उनके लिए कानून कौन बनाएंगे, तो हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल है वह कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है, इसके तहत
बॉम्बे बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी वह अब अपने प्रेसिडेंसी के लिए कानून नहीं बना सकते थे। उनके लिए कानून कौन बनाएंगे? तो हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल है वह बनाएंगे। ठीक है, विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 1833 का अधिनियम। जो भी महत्वपूर्ण बातें था, जो भी महत्वपूर्ण प्रोविजन था 1833 के अधिनियम में, वो हमने लिखवा दिया है। ठीक है, क्या हमने लिखवाया है कि इसके तहत क्या किया गया? तो आपके बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और क्या किया जाता है? इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण तरीके से, यानी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्ति से क्या कर दिया जाता है? वंचित कर दिया जाता है, यानी वह अब कानून नहीं बना सकते थे अपने प्रेसिडेंसी के लिए। उनके लिए कानून कौन बनाएगा? तो आपके पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल है वही बना सकते थे। अब आते हैं हम लोग 1853 के अधिनियम पे। तो यहाँ पे लिखना है 1853 का अधिनियम। ठीक है, तो देखिए 1853 का अधिनियम क्या कहता है, इसके बारे में क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। और ये जो आपके 1853 का अधिनियम है, यह आपका अंतिम चार्टर था। अंतिम चार्टर का मतलब क्या होता है कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन से कानून बनकर आ रहा है वह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आ रहा है। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। उसका मतलब क्या हो गया कि अब जो ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा वह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं आएगा, पूरे भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या आएगा? तो हमने क्या कहा कि ये जो आपका 1853 का अधिनियम है यह अंतिम चार्टर था। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो कानून बनकर आएगा वह पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आएगा। यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम हम लोग देखते हैं, तो वह भारत को कंट्रोल करने के लिए आता है, इसलिए हम लोग उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बन के आ रहा है। तो लिखना है यहाँ पर कि यह अंतिम चार्टर था। अंतिम चार्टर था। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया उस बात को लिखना है। इसके तहत गवर्नर के, लिखो यहाँ पे, गवर्नर के प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया तथा अलग से क्या बनाया गया? आपका विधान परिषद बनाया गया, तथा अलग से विधान परिषद बनाया गया। यानी हमने क्या कहा कि पहले क्या हुआ करता था
कि जो प्रशासनिक और जो विधायी कार्य था वह क्या था, एक ही हुआ करता था। प्रशासनिक को बोल सकते हैं, कार्यकारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्यकारी या विधायी वो दोनों क्या हुआ करता था, एक ही हुआ करता था। लेकिन इसके तहत क्या किया गया कि इन दोनों को अलग कर दिया गया और अलग से हमारा क्या किया जाता है, विधान परिषद बनाया जाता है इस एक्ट के तहत। और आपके 1853 के अधिनियम के तहत ही क्या किया जाता है, हमारे सिविल सेवकों के लिए ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पहले सिविल सेवा में ब्रिटेन के लोग ही जा सकते थे, लेकिन अब ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता कर दिया गया कि अब भारत के भी लोग एग्जाम देकर क्या कर सकते हैं, इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि इसके तहत इसके तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके 1853 का अधिनियम। अब हम लोग आते हैं अपने 1858 के भारत शासन अधिनियम पे। तो ये क्या हो जाता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसे हम भारत शासन अधिनियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये जो कानून बनकर आएगा केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं आएगा, आपके पूरे भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए आएगा। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया उसे हमें क्या करना है, देखना है। 1858 से आपको याद आ रहा है कि 1857 में क्या होता है, हमारा एक बड़ा सा पूरे भारत में क्या होता है, विद्रोह होता है, यानी 1857 का विद्रोह। तो उस विद्रोह में क्या हुआ, उस विद्रोह के बाद हमारे भारत में बहुत सारे चेंज किए जाते हैं। जैसे अब 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आता है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसके रूल को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। और इसी के तहत भारत में क्या स्टार्ट हो जाता है, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। क्राउन रूल को क्यों कहते हैं, इसे क्राउन रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की महारानी क्या करेंगी, मतलब इसे कंट्रोल करेंगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके तहत भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है तथा भारत का शासन किसके हाथ में सौंप दिया जाता है, तो ब्रिटेन के महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है तथा भारत का शासन ब्रिटेन के महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है, महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है, ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और जो कि ब्रिटेन की महारानी का क्या हुआ करता था, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि हुआ करता था। तो यहाँ पे लिखना है इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है, भारत का वायसराय कर दिया जाता है।
जो कि क्या था, ब्रिटेन की महारानी का क्या था, प्रतिनिधि था, जो कि ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि हुआ करता था, हुआ करता था। इस बात को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस एक्ट के तहत हमारे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर आपके भारत का वायसराय कर दिया जाता है। तो किस एक्ट के तहत, तो आपके 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया था, तो इसके तहत आपका एक राज्य सचिव का पद बनाया गया था, जो कि ब्रिटेन के संसद का यानी ब्रिटेन के कैबिनेट का क्या हुआ करता था, सदस्य हुआ करता था। और वह ब्रिटेन के पार्लियामेंट के प्रति क्या हुआ करता था, उत्तरदायी हुआ करता था। तो यहाँ पे लिखना है, इसके तहत राज्य सचिव का एक पद बनाया गया, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था, मेंबर हुआ करता था। और वह ब्रिटेन के संसद के प्रति क्या हुआ करता था, उत्तरदायी हुआ करता था। यानी वह भारत में कुछ भी करेगा, लेकिन वह क्या करेगा, आपके ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, मतलब भारत के लोगों के प्रति नहीं। तो यहाँ पे लिखना है, तथा वह ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। ठीक है, हुआ करता था। ये हो गया आपके 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके जो प्रोविजन थे उसको हमने बता दिया। क्या बताया कि इसके तहत भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, तथा भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। और क्या किया जाता है, इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन की महारानी का क्या हुआ करता था, प्रतिनिधि हुआ करता था, रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। ठीक है, जैसे हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो वायसराय हुआ करता था, वह ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि हुआ करता था, जो कि भारत में आकर क्या करता था, उसके तरफ से जो भी सूचना था वह भारत में लागू करता था, जो भी कानून था लागू करता था। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि इसके तहत एक राज्य सचिव का पद बनाया गया, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था, तथा यह ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। और ये जो राज्य सचिव हुआ करता था, भारत में ही रहा करता था। ठीक है, अब हो गया आपके 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब आते हैं हम लोग 1861 के भारत शासन अधिनियम पे। तो देखिए, जो आपके 1861 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या बोला गया है उसको देखना है। 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो देखिए आपके 1861 के भारत शासन अधिनियम में क्या बोला गया, आपको पता होगा
ठीक है, तो ये हमने क्या बताया आपके 1861 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हमने क्या कहा कि 1857 के विद्रोह में यह महसूस किया गया कि भारत पर शासन करने के लिए आपके भारतीयों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। अतः इसके तहत आपके कानून बनाने वाली संस्था यानी विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, वो भी कैसे, तो आपके गैर सरकारी सदस्य के रूप में। फिर इसके तहत क्या आपका प्रोविजन किया गया, इसके तहत आपका क्या प्रोविजन किया गया कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने का क्या किया गया, शक्ति दिया गया। तो इसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। ठीक है, शक्ति दिया गया। तो ये हो जाता है आपके 1861 का भारत शासन अधिनियम। आपके बीच में कहीं पर आपका जो आवाज है वह कट गया होगा, कोई बात नहीं, फिर उसे हम देखेंगे दोबारा कहाँ कटा है और फिर उसे हम क्या करेंगे, आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम है, 1909 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उससे हम आपको क्या करेंगे, पहले कराएंगे। फिर आपका जो अगला टॉपिक होगा वह क्या होगा, संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।